वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस बात को बार बार अज़्म भी करते हैं, इजहार करते हैं कि वो मुल्क में इंसाफ और कानून की बालादस्ती की जंग लड़ते रहेंगे, मगर उनका ये ख्वाब उस वक्त तक पूरा नहीं हो सकता जब तक मुल्क के सारे ताकतवर जो तबके हैं खुद को कानून के ताबे नहीं समझते। अच्छा, इस वक्त हमारी हालत ये है कि कानून की बालादस्ती के मामले में पाकिस्तान का शुमार दुनिया के बदतरीन ममालिक में होता है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में कानून की बालादस्ती के लिहाज से पाकिस्तान फहरिस्त में 130वें नंबर पर है, जबकि जनूबी एशिया की रैंकिंग में पाकिस्तान आखिर से सेकंड आया। बिल्कुल ऐसा ही। और नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल, श्रीलंका, भारत है, बांग्लादेश है, ये कानून की बालादस्ती के मामले में पाकिस्तान से बेहतर कारकर्दगी दिखा रहे हैं। फिर उसके अलावा अगर हम देखें खत्ते में कारकर्दगी पर भी पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान का ही सिर्फ नंबर आता है। करप्शन देख लें तो बुनियादी हकूक देख लें, अमनो आमा की सूरत हाल देख लें, सलामती देख लें, तो इसमें भी हमारा जो है वो कारकर्दगी हमारी ख़राबी हमें नज़र आएगी। पाकिस्तान जो है हर तरह से पीछे ही नज़र आएगा आपको। आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मीडिया की कैटेगरी में 139 में से पाकिस्तान का नंबर 89 है। करप्शन में पाकिस्तान की 123वीं पोजीशन है, जबकि बुनियादी हकूक़ के मामले में पाकिस्तान की रैंकिंग 126 है। अब ये सारी सूरत हाल है, इस पर हमने बात करनी है। फील्ड आर्ट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब मौजूद है। अहमद बिलाल महबूब साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में पाकिस्तान का 139 ममालिक में से 130वां नंबर होना सर क्या जाहिर कर रहा है? क्या ये कोई अचंभे की बात है या फिर नहीं, ऐसा ही चलता आ रहा है? इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं? ये बात बहुत अफसोसनाक है और शर्मिंदगी की है, लेकिन अचंभे की नहीं है, हैरानी नहीं है। इसलिए कि हमें मालूम है कि पाकिस्तान में ताकतवर तबके किस तरह से कानून को अपने हाथ में लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसको तोड़ते मरोड़ते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। खा वो इदारे हों, खा वो अफराद हों, खा वो गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट से बाहर लोग हों, जिसके पास जितनी ताकत है उसी निस्बत से वो पाकिस्तान के अंदर कानून को अपनी मर्ज़ी से मोड़ लेता है। ये हमारा रोज़मर्रा का मुशाहिदा है, तजुर्बा है, और इसमें इमरान खान साहब की हुकूमत के आ जाने के बाद से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। थोड़ी सी डिटीरियोरेशन हुई है, लेकिन इम्प्रूवमेंट कोई नहीं हुई, और एक क्रॉस द बोर्ड डिटीरियोरेशन है। हर 8 फैक्टर्स के अंदर डिटीरियोरेशन हुई है इमरान खान साहब की हुकूमत के ज़माने में। तो ये एक बहुत अच्छा स्कोर कार्ड है। इसके बारे में वो ये भी नहीं कह सकते कि ये पुराना डाटा कलेक्ट हुआ है, रीसेंट डेटा है। हर साल इसका अलग से सर्वे होता है, तो ये पिछले 1 साल के सर्वे की बुनियाद के ऊपर ये स्कोरिंग है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। आपने बिल्कुल सही कहा, जनूबी एशिया के 6 ममालिक में हम 5वें नंबर पे हैं, सिर्फ अफगानिस्तान से थोड़ा सा बेहतर हैं जी, क्योंकि कुछ अरसे में स्लिप ना हो जाए हम। अहमद बिलाल साहब, देखा जाए तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स किस तरह से डिटरमिन होता है? क्या इसमें महज अदालतें आती हैं या फिर पूरा मुल्की निज़ाम इसके साथ जुड़ा हुआ है? देखिए, इसमें पूरे मुल्की निज़ाम का जायज़ा लिया जाता है। इसके 8 बुनियादी तौर पे फैक्टर हैं, जिसमें ये देखा जाता है कि हुकूमत के ऊपर उसकी मनमानी करने के ऊपर कोई रोक टोक है किसी दूसरे इदारे की या नहीं। और वो इदारों में अदालतें आती हैं, पार्लियामेंट आती है, कोई आपके अम्बड्समैन आते हैं, आपकी ये जो ऑडिटर जनरल का ऑफिस आता है, इस तरह के इदारे आते हैं। तो वो इदारे कितने इफ़ेक्टिव हैं ये उसके अंदर शामिल होता है। फिर करप्शन कितनी कम हुई या ख़त्म हुई है, कितनी एब्सेंस ऑफ करप्शन एक दूसरा फैक्टर है। फिर ये बताते हैं कि हुकूमत कितनी ओपन है, उससे मालूमात ली जा सकती हैं। अभी आपके सामने तोशा खाना का केस है, जिसमें चीज़ों को छुपाया जा रहा है, बावजूद इसके ये हुकूमत दावा ये करती थी कि सबसे ओपन हुकूमत होगी, और इसी ने राइट टू इंफॉर्मेशन के कवानीन एक्चुअली मुतारफ़ कराए थे। तो उससे अंदाज़ा होता है कि वो भी हमारा फैक्टर ख़राब है। हमारे बुनियादी हकूक़ की कितनी रिस्पेक्ट हो रही है, हमारे बेसिक पर्सनस के मामलात जो है वो हमारे बुनियादी हकूक़ के बारे में एक बहुत अफसोसनाक तस्वीर पेश करते हैं। तो कि आपकी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो भी एक फैक्टर है। फिर आपकी रेगुलेशन कैसे हो रही है, मसला आपकी ये जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, का वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रेगुलेटरी एजेंसी हों, और वो पेट्रोलियम वगैरह की हों, और फिर आपका जस्टिस सिस्टम है, आपका सिविल जस्टिस, आपका क्रिमिनल जस्टिस। तो ये 8 फैक्टर हैं, और इसकी सारी चीज़ों को उनको मुतालिया करते हैं, पब्लिक ओपिनियन का सर्वे करते हैं,
एक्सपर्ट्स का सर्वे करते हैं, उनकी राय लेते हैं, फिर सबको मिला के ये बुनियादी तौर पे इंडेक्स बनता है। बिल्कुल ठीक है सर। ये भी ज़रा बता दीजिएगा कि इस तरह की रिपोर्ट सामने आती हैं, मौजूदा गवर्नमेंट हो, इंडेक्स को हम देख लें, पाकिस्तान के जो नंबर्स हैं वो देख लें, या गुज़श्ता हुकूमतें हों, नंबर्स तो खा कभी भी हमारे इतने बेहतर नहीं रहे हैं, अच्छे नहीं रहे हैं, तो क्या इन रिपोर्ट्स का गवर्नमेंट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या इनको देखती हैं, स्टडी वगैरह की जाती है, इस पर कोई हिकमत अमली बनाई जाती है? यहाँ पर ऐसा टेम्परामेंट ही नहीं है, निज़ाम ही नहीं है कि इन रिपोर्ट्स के ऊपर भी कुछ स्टडी कर ली जाए? बिलूम रवैया ये होता है कि इन रिपोर्टों को डिसमिस करने के लिए मुख्तलिफ वजूहात तलाश कर ली जाती हैं। ये पुराना डाटा है, ये बायस्ड है, ये मगरबी दुनिया है जो हमारे बारे में नेगेटिव राय रखती है, वगैरह वगैरह। आप तमाम चीज़ें करेंगे, लेकिन आप अपने अंदर नहीं झांकेंगे और अपना तनकीदी जायज़ा नहीं लेंगे। हुकूमतें बहुत कम करती हैं। हुकूमतों को चाहिए कि इससे फ़ायदा उठाएं, इन चीज़ों को पढ़ें, इसके लिए स्पेशली एक सेल मुकर्रर करें जो इसका जायजा लेने के बाद कोई इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करे। ये काम करना चाहिए ना हुकूमत को। बायसेस भी होंगे, कभी होती हैं, लेकिन इसको टोटली डिसमिस कर देना इस बुनियाद पे कि ये बायस्ड है, ये दुनिया से आई है, ये दुरुस्त नहीं है। मेरे ख्याल हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अहमद बिलाल साहब, कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनको बेहतर करके हम इंडेक्स में ऊपर आ सकते हैं, बेहतरी ला सकते हैं? कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिनको अपनाने से पाकिस्तान ऊपर आ सकता है? देखिए, ये तो बहुत सी चीज़ें हैं, चूँकि इम्प्रूवमेंट की बड़ी गुंजाइश है हमारे सिस्टम में। अब मिसाल के तौर से एक चीज़ मैं कहता हूँ, चूँकि हम पार्लियामेंट के साथ बहुत काम करते हैं जी, ये लो हैंगिंग फ्रूट कह सकते हैं आप इसे, क्योंकि पार्लियामेंट में हमारी कारकर्दगी एज ए कंस्ट्रेंट ऑन गवर्नमेंट दूसरे हमारे 7 फैक्टर्स के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी है। तो इसका मतलब है कि अगर हम अपनी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की कारकर्दगी को बेहतर कर लें और वो हुकूमत का एहतसाब करें, हुकूमत की कारकर्दगी पे निगाह रखें, अपनी रेगुलरली मीटिंग्स कन्वीन करें, तो मेरा ख्याल है वो निस्बतन एक आसान काम होगा। अदालती निज़ाम को दुरुस्त करना तो ज़रा मुझे मुश्किल काम और टाइम कंज्यूमिंग लगता है, हालांकि बहुत ज़रूरी है, लेकिन पार्लियामेंट अपना काम बेहतर कर सकती है। हम बहुत खर्च करते हैं उसके ऊपर, तो ये एक लो हैंगिंग फ्रूट है। और फिर आप बजाय इसके कि मीडिया के ऊपर मज़ीद कंट्रोल बढ़ाएं, उनकी आज़ादी का एहतराम करें, तो वो भी एक दूसरा तरीका हो सकता है अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने का। और सबसे बुरा हालत हमारी लॉ एंड ऑर्डर की है, उसमें हमारा स्कोर बाकी 8 फैक्टर्स में सबसे बुरा है। तो हमारे लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अगर हम पुलिस के आईजीज़ को और चीफ सेक्रेटरीज के तबादले रोज़ रोज़ ना करें और उनको टिक के काम करने दें, हो सकता है कि इससे हमारी इम्प्रूवमेंट बेहतर हो जाए परफॉर्मेंस की। बिल्कुल ठीक है। अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात थे। आम आदमी की जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसको अपने इंसाफ से बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है वो, और वो जो भी निज़ाम है यहाँ पर कानून का, इंसाफ का, उस पर भी आवाम यकीन नहीं रखते हैं। इसलिए जब हम देखते हैं कि वारदातें हो जाती हैं, मोबाइल चोरी हो जाते हैं, छोटी चीज़ों की बात कर रहे हैं, लोग रिपोर्ट दर्ज करवाने नहीं जाते कि पता नहीं कितनी परेशानी हमें इस चीज़ की होगी, और फिर अदालतों के चक्कर काट कर 40-40 साल बाद जाकर इंसाफ मिल रहा होता है। और उस वक्त कई ऐसी खबरें आ जाती हैं कि जी के मरहूम 10 साल पहले जो है वफात पा गए थे और आज उनका फैसला हो रहा है। तो और अगर देखा जाए तो जो बड़ी बड़ी असामियाँ हैं या बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं, वो तो बड़े से बड़े काम कारनामे सर अंजाम देकर भी निकल जाते हैं अदालतों से, लेकिन जो गरीब है, जो छोटी सी चोरी के जुर्म में भी सालों जो है वो अंदर गुजार देता है। तो ये हमारा जो अदालती निज़ाम है उसके ऊपर भी सवाल उठ जाता है इस तरह से कि क्यों, मतलब किस तरीके से हमारे मुल्क में बेहतरी फिर आ सकती है। बिल्कुल ऐसे वज़ीर-ए-आज़म साहब अपनी हर तकरीर में तकरीबन इस बात का जिक्र छोटे चोरों के हवाले से जो इशाल ने बात की है इस पर करते रहे हैं, लेकिन इंडेक्स के मुताबिक ये नज़र आ रहा है कि उसमें कोई बेहतरी नहीं है, ये कोई ऐसी पॉलिसी सामने हमें नज़र नहीं आ रही है। खैर आगे बढ़ते हैं और माहों की बात कर लेते हैं जो बच्चों की सेहत के लिए हमेशा परेशान हमें नज़र आ रही होती हैं, बहुत कंसर्नड होती हैं और अपने बच्चों को तंदुरुस्त और तवाना रखने के लिए घरेलू टोटके भी वो बहुत ज़्यादा आजमाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही, अगर माँ नहीं आजमा रही होती ना तो दादियाँ नानियाँ ज़रूर आजमा रही होती हैं। तो उन्हीं टोटकों में मतलब जदीद भी है और पुराना भी है, मालिश या मसाज।
ऐसा जादुई अमल है जो बच्चे में कुव्वत मुदाफ़त पैदा करने के साथ साथ उसे फरहत भी बख्शता है और बच्चों को नींद बड़ी अच्छी आती है। अगर मसाज आपने कर दिया तो बच्चे लंबी नींद सोते हैं, इंजॉय भी कर रहे होते हैं, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छा हो जाता है, वो नींद बड़ी अच्छी लेते हैं। अच्छा, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर भी मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। इवन एक घर के अंदर जब नानी दादी कर रही हो या बच्चे की माँ जो है मालिश कर रही हो, माँ मालिश कर रही हो, तो नानी दादियाँ कहती हैं नहीं तुम्हें नहीं पता, तुम हमें दो, तुम गलत कर रही हो, ये तरीका दुरुस्त नहीं है, इससे बुरे असरात पड़ते हैं बच्चे की सेहत के ऊपर। नानियाँ दादियाँ लगाती है ना, माँ का तो दिल दहल जाता है। माँ वैसा हाथ नहीं लगा सकती है। फिर क्या सीने पर मालिश किस तरह से करनी चाहिए, बच्चे की बैली पर मालिश किस तरह करनी चाहिए, बैक पर मालिश किस तरह करनी चाहिए, तो वो जो तरीका है उसके ऊपर कंफ्यूजन ही रहती है। माएँ खास तौर पे अवॉइड करती हैं आजकल के जी कि नहीं ये हमसे शायद नहीं हो पाएगा, ये कोई बुजुर्ग वाकई कर ले। मसाज भी एक ट्रिक है, अगर आपको प्रॉपर तरीके से मसाज नहीं करना आता तो आप कुछ गलत भी कर सकते हैं। कोई ऐसी वेन पुल हो जाती है, कुछ भी होता है, तो इसके लिए भी एक प्रॉपर तरीका कार जो है वो जानना जरूरी है। एज क्या है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस उम्र से कर लेना चाहिए, इसके फवाइद क्या हैं। तहकीक से तो जी मालूम हुआ है कि जी तेल से की जाने वाली ये मालिश जब दुरुस्त अंदाज में की जाती है तो उससे बच्चे के वजन में भी इजाफा होता है, बच्चा बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी बच जाता है और हलाकतों की शरह भी 50% तक गिर जाती है। और माहिरीन सेहत ये भी कहते हैं कि मालिश से बच्चे की अंदरूनी तकालीफ दूर हो जाती हैं, पेट का दर्द जैसे या बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। बच्चे पहले के मुकाबले में ज़्यादा फॉल हो जाते हैं, ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और उनकी नन्ही मुन्नी और नाजुक हड्डियाँ जो है वो भी मजबूत हो जाती हैं और ताकत भी उनमें आती है। तो ये हड्डियाँ जो है मजबूत हों, ना कि हम उनको गलत तरीके से प्रेस कर रहे हों, दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त मालिश कर रहे हों, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कमर अली साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं, ये सब कुछ उनसे जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, ये हर घर में प्रैक्टिस तो आम है लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे सवालात भी हैं। सबसे पहले तो हमें ये बता दें कि बच्चों को मालिश करना किस उम्र से शुरू कर देनी चाहिए? थैंक यू फॉर हैविंग मी। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों ने चूज़ किया, मुझे इनवाइट किया, थैंक यू फॉर दिस। देखिए, जैसे आपने राइटली अपनी इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन में बताया कि ये डिपेंड करता है कि कौन मालिश कर रहा है ना। जैसे ये देखें, है तो ये ट्रेडिशनल है, तो अगर ये ट्रेडिशन इतनी पुरानी सदियों से चली आ रही है तो डेफिनेटली इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, तो ये चली आ रही है ना। तो जैसे अभी आपने बताया और रीसेंट रिसर्च भी है, अभी एक वो 2019 में ताइवान में उन्होंने एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया न्यूबॉर्न बेबीज के ऊपर ना। वो बच्चे जो कि जिन और बीमारी ना हो, जैसे ये तो नहीं है एक बच्चा है जिसको अभी को सांस की बीमारी है या उसको दिल की बीमारी है, वो दाखिल है तो हम उसकी मालिश करनी शुरू कर दें। पर एक स्टेबल बच्चे जो होते हैं जैसे, तो उन्होंने उसका बल्कि ये भी बताया कि कितनी आपने पावर के साथ उसकी मालिश करनी। ये नहीं है कि उसको जैसे आप जाते हैं कि बहुत ज़ोर से पेट के अंदर दबाना शुरू करते थे कि जैसे जी हम इसका कोई ना कोई ऐसे कोई चीज़ निकाल देंगे इसके अंदर से। तो कोई यानी कि हर काम को करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, ठीक है ना। मैं कोई स्पा या कोई इस तरह का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने जैसे इसको रिव्यू भी किया रिसर्च को सारा, तो रफली वो कहते हैं जैसे आपके घर में एक वेइंग मशीन होती है ना, जैसे किचन में पड़ी होती है, तो आप हाथ लगाते हैं तो उसके ऊपर जब दबाते हैं तो वेट देखते हैं। तो 300 ग्राम, यानी अगर फर्ज करें आप न्यूबॉर्न बच्चे जैसे न्यूबॉर्न बच्चे के को मालिश करने शुरू करें तो इससे ज़्यादा पावर ना लगाएं, क्योंकि आप ये ना हो कि उसको डैमेज कर दें, वो चीज़ आप निकाल ही लें। और जैसे आपने राइटली कहा कि स्किन तो हमारी बॉडी का एक बहुत बड़ा ऑर्गन है। जैसे हमारी जिस्म के अंदर बाकी सारे ऑर्गन है, स्किन देखे ना, सर से लेके पांव तक स्किन इज अ बिग ऑर्गन इन द बॉडी, और ये बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। तो इसमें जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं इनमें माइक्रोबायोम जैसे यानी कि बैक्टीरिया होते हैं जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं वो पाए जाते हैं, जो कि हमारी फाइट करती हैं बॉडी को इन्फेक्शन के अगेंस्ट हेल्प करते हैं। तो देखिए वैसे एक फिजिकल बैरियर तो है ही है हमारी स्किन। तो अगर आप इसको जैसे कोकोनट ऑयल है या इवन MCT ऑयल है या और भी डिफरेंट ऑयल अवेलेबल है मार्केट में, तो आप उसके साथ अगर बच्चे का, उन्होंने जैसे मैंने अभी शुरू में जिक्र किया ताइवान में, तो उन्होंने एक रैंडमाइज कंट्रोल प्रॉपर ट्रायल किया जिसमें उन्होंने 3 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप में उन्होंने खास कर उनको MCT ऑयल से मालिश की, एक को वैसे मालिश की और एक को नहीं की। तो जब उन्होंने देखा कि डिफरेंस था, विद इन 7 डेज वेट गेन प्रॉपर ज्यादा हुआ उन बच्चों का जिनका ऑयल के साथ मसाज किया गया। वही मैंने जो शुरू में बताया कि वो प्रॉपर करना, ये नहीं है कि बिल्कुल रूड तरीके से करना है। और वो बच्चे जिनको सिर्फ मसाज किया गया उनमें, और वो बच्चे जिनको ऑयल के साथ मसाज किया गया, उनकी वेट इंक्रीज हुआ, उनकी जो है बीमारी मॉर्बिडिटी और जो डेथ है वो बहुत कमी, यानी कि 50% तक उन्होंने डिफरेंस देखा।
तो कहने का मकसद ये है कि अगर ये ट्रेडिशनल है, सदियों से चला आ रहा है, तो डेफिनेटली इसका तो फायदा है। और बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन आपने जो बात की अपने स्टार्ट में भी कि ये नहीं करना चाहिए कि आप बहुत सख्त हाथ लगा रहे हैं, अब कैसे पता चले कि मसाज का असल तरीकाकार क्या है? क्या पेरेंट्स को कहीं से सीखना चाहिए? और फिर दूसरी बात कि जब मसाज, आप खुद मसाज सेंटर में जाते हैं तो वो ट्रेंड लोग होते हैं, उनको पता होता है कि कहाँ पर प्रेशर बिल्ड करना है, कहाँ पर ज़रा सॉफ्ट हैंड रखने हैं, तो वो किस तरह से किया जाए? फिर जैसे हमजा ने आपसे पूछा कि एज क्या हो सकती है परफेक्ट एज जब से आप बच्चे का मसाज करना शुरू कर सकते हैं? देखिए, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एज की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अब देखिए ना, जैसे मेरी प्रैक्टिस में जब माएँ आती हैं, जब न्यू बॉर्न बेबीज को डील करते हैं कि आप बच्चे को रोजाना नहलाएं, तो वो हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि जी सर्दियों में कैसे रोजाना नहलाएं। लेकिन ना इनडायरेक्ट वे है। तो अगर आप फर्ज करें, अगर आप उसका डेली अगर ऑयल के साथ मसाज करते हैं, आपने पूछा है ना कि कहाँ कहाँ करना है, आपने कोई उसकी नर्व नहीं छेड़नी, आपने कोई इस तरह का वो जो टिपिकल जादुई काम नहीं करना है। आपने सिंपल क्या करना है, चेस्ट है, एब्डोमेन है, बैक है एंड लिम्स है, बाजू है, टांगे हैं। अगर आप उसके ऊपर यानी कि एक मिनट भी लगा लें, 1 मिनट बहुत ज्यादा होता है जब आप कभी किसी की मालिश करते हैं, तो अगर आप सारे बॉडी पार्ट्स के ऊपर 1 मिनट लगा लें और ऑयल की क्वांटिटी जैसे वो कहते हैं ना कि आप देख लें कि 3-4 स्पून है तो पूरी बॉडी के ऊपर लग जाएंगे। आधा घंटे मसाज करने के बाद बच्चे को नहला दें तो बच्चा आपका फ्रेश हो जाएगा, स्किन उसकी जो है ना वो ये नरिशिंग हो जाएगी, है ना। तो देखिए ना, इसकी जैसे फर्ज करें न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं, उनको क्रेडल कैप यानी कि सर के ऊपर कोई थोड़ी सी जैसे नहीं होता कोई एक्जिमा तरह की चीजें आ जाती है, तो उसके ऊपर ऑयल लगाते हैं, लिप्स के ऊपर लगाते हैं, ठीक है, पूरी बॉडी के ऊपर ऑयल लगाते हैं, उसके बाद उसको आप बाथ दे देते हैं, तो रिफ्रेशिंग है ना। तो इसका ये है कि एक तो ये कि बॉडी पूरी पार्ट के दो, और पावर की जैसे आपने बात की, देखें अगर तो कोई बहुत ही ज़्यादा इसको टेक्निकल तरीके से जाना चाहता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि घर में जो आपके किचन में वेइंग स्केल पड़ा होता है ना, उसके ऊपर आप हाथ लगाएं, हाथ लगा के दबाएं ना, तो आपको वेट आता है, कितना आता है कि जी 100 ग्राम हो गया, 200 ग्राम हो गया, 300। अगर न्यू बॉर्न बच्चा है ना, उसको 200-300 ग्राम से ज्यादा यानी ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब, जो नौमौलूद होते हैं 3 माह तक के बच्चे, डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि इनके एब्डोमेन में या इनकी बेली पर जो है ज़्यादा प्रेशर ना डालें, कोशिश करें कि उनको प्रेस ना किया जाए। तो जब उनका मसाज कर रहे हों तो फिर क्या ख्याल रखना चाहिए, ख़ासतौर पर जो नौमौलूद हैं, 3 माह तक के बच्चे हैं? इसमें यही मैंने जैसे अभी आपको बताया ना कि एक चीज होती है ना, जैसे आप कैसे कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि जी टेम्परेचर कितना रखें कमरे का, तो हम कहते हैं कि न्यूट्रल थर्मल एनवायरनमेंट, कि जितना आप टेम्परेचर समझे कि नॉर्मल है वही आपके लिए भी नॉर्मल है, बच्चे के लिए भी नॉर्मल है। अब आप जब आप किसी बच्चे की मालिश करते हैं तो आप खुद सोचें ना कि अगर आप अपने जिस्म पे हाथ लगाते हैं, जोर से लगाते हैं, तो आपको खुद ही पता चलता है। तो वही आपने सॉफ्ट डेलिकेट तरीके से, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि या तो आप इसको 300 ग्राम वेइंग स्केल से अगर आप करना चाहते हैं तो उसको आप देख लें कि कितना का आपने दबाया, नहीं तो दूसरा ये कि आप नॉर्मल तरीके से ज्यादा ना दबाएं। मेन मकसद तो आपका मालिश करना है ना, तेल को स्किन के ऊपर लगाना है ना, उसको दबाना है। ठीक है, तो दबाने से डैमेज हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है कि एक बंदा जो है ना वो इम्प्रॉपर वे से, जैसे वो कहता है कि मैं इसकी कोई चीज निकाल दूंगा, मरोड़ निकाल दूंगा, फलान निकाल दूंगा, हवा निकाल दूंगा, ऐसे नहीं होता। जस्ट आप उसको बॉडी मसाज करेंगे, बच्चा एंजॉय करेगा इसके साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि बच्चे के पेट में अगर दर्द है तो हल्का सा मसाज कर दें, या फिर बच्चे को मसाज करें तो उसकी नींद बहुत अच्छी हो जाती है, दौरानिया बढ़ जाता है। तो क्या ये मिथ्स है या ये भी बातें सच हैं? देखिए, इसको अब ये कहना है कि कोई हमको क्लिनिकल ट्रायल हमारे पास हुआ हो, वैसे जो मैंने जो रिव्यू लिटरेचर किया है तो उसमें तो डेफिनेटली उन्होंने बताया है कि इवन बच्चे के पेट की दर्द की बेहतरी हो जाती है, बच्चे के विंड खारिज हो जाती है, उसके बाद बच्चे को नींद सही आती है, बच्चे की भूख बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कोरिलेट की हैं। मैं ये ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, कोई इसमें मेरा पीछे बैकग्राउंड में रिसर्च नहीं, लेकिन मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप बच्चे की मालिश करते हैं, उसके बाद उसको बाथ देते हैं, बच्चा फ्रेश हो जाता है। और आप खुद भी अपने आप को देखें, जो चीज़ें आपके लिए हैं वही बच्चों के लिए हैं। आप खुद देखें, अगर आप नहाते हैं, नहाने के बाद फ्रेश हो जाते हैं, खाना खाते हैं, आपको अच्छी नींद आती है, तो इट अप्लाइज सेम टू द चिल्ड्रन ना। उनकी भी तो देखें ना, फिजियोलॉजी सेम है, डेफिनेटली इट इज। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात करते हैं कि मालिश की जा सकती है और ज़्यादा ज़ोर के हाथ ना लगाए जाएं, उनको मजबूत जो है वो वक्त के साथ खुद होते चले जाएंगे, और आप चाहते हैं कि वो बड़े बॉडी बिल्डर टाइप के बच्चे बने तो वो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादा जोर के हाथ ना लगाएं और मालिश नानी और दादियों के हाथ में ना दें बच्चे को, माएँ खुद जो है वो सॉफ्ट हैंड से उनको मसाज दे दें, ज़्यादा बेहतर। जब नानियाँ दादियाँ आगे से ये कह देती हैं कि तुम लोग इतने बड़े हो गए हो ना, तुम्हें भी हमने ही पाला है, हम लोग ही करते रहे, तो फिर आपके पास कोई आर्गूमेंट खैर नहीं रह जाता। मालिश करें लाजमी तौर पर,
बच्चों की मालिश करें, उससे बेहतरी जो है उनकी तबीयत में भी आ रही होती है, उनकी नींद भी कुछ बेहतर होती है, जो स्टडीज़ बताती और ये हैं। सिर्फ माँ नहीं, बाप भी कर सकते हैं, मसाज ही करना है बच्चे का, तो बापों को भी ये जिम्मेदारियां उठानी चाहिए। और इस बात के लिए हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे